नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो शब्द विचार जो हमारा टॉपिक है, इसको हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और इसमें हमने काफी सारी चीजें अभी तक जान ली हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द विचार जो है वो पार्ट है किसका, व्याकरण का। यानी कि व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिसमें वर्ण विचार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णों की आकृति, वर्णों के आकार, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण आदि पर जहां पर हम विचार करते हैं, बात करते हैं, उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। तो आपने देखा, हमने वर्णों के बारे में जाना, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और किस तरह से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसको हमने जाना। उसके बाद हम यहाँ पर शब्द शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं और शब्द में भी हमने शब्द की परिभाषा, शब्द कहते किसे, शब्द होता क्या है। उसके बाद शब्द के भेद, यानी कि शब्द कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना था। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। और उसके बाद देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद जो है उसमें भी मैंने आपको 4 प्रकार के शब्द बताए थे। एकार्थी शब्द, यानी कि जिनका एक अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, यानी कि जो पर्याय में, किसी के बदले में, पर्याय में जो प्रयुक्त होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, यानी कि जो उल्टा अर्थ देते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव, प्रयोग की दृष्टि से सामान्य और तकनीकी शब्द। ठीक है, सामान्य शब्द क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक तरह से जो सामान्यतः जो हम प्रयोग करते हैं उनको। तकनीकल, तो हम जिनको कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, किसी भी चीज से संबंधित जो होते हैं, टेक्निक से संबंधित, यंत्र से संबंधित, उनको टेक्निकल वर्ड्स। अर्ध तकनीकी, जो पूरी तरह से टेक्निकल नहीं होते लेकिन आपके हिंदी के भी होते हैं और उसमें भी प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं अर्ध तकनीकी। उसके बाद हमने यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से शब्द भेद यहाँ पर पढ़ना। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे इतिहास की दृष्टि से या स्रोत की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, जिसमें हम पढ़ते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी कि शब्द कैसे बना, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, इसमें हमने कहा तत्सम और तद्भव और फिर देसी विदेशी, इसमें भी 4 भेद होते हैं। यानी कि जो आपके इतिहास या आपके स्रोत की दृष्टि से भी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था तत्सम का क्या अर्थ होता है, तत्भव का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। जैसे हमने कहा, हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। किससे हुई है हिंदी भाषा की उत्पत्ति? संस्कृत भाषा से। तो यानी कि तत्सम, उसके समान। जो शब्द हिंदी में संस्कृत भाषा से एज इट इज लिख दिए जाते हैं, यानी कि जिन संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में बिल्कुल वैसे का वैसे प्रयोग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं तत्सम। तद्भव, उससे उत्पन्न, तद्भव, उससे उत्पन्न। जो शब्द हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव। अब देख लीजिए, उसके बाद है देसी शब्द। देसी शब्द क्या होते हैं? जो हमने कहा, हमारा देश जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त भी है। तो जब हिंदी में हमारे देश की विभिन्न भाषाओं से कोई ना कोई वर्ड आकर जो है जुड़ जाता है, कोई ना कोई शब्द आकर जुड़ जाता है हमारे ही देश की, ठीक है ना, क्योंकि इसको देसी या देशज कहा है।
देशज शब्द, यानी कि जो हमारे ही देश के अलग अलग राज्यों से विभिन्न भाषाओं से आकर जो हिंदी भाषा में जुड़ जाता है उसको देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है विदेशी शब्द। अब देखिए कई जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से भी आकर जुड़ जाते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा, ठीक है, उर्दू, ठीक है, उर्दू, फारसी, इनकी जो भाषा है। तो अंग्रेजी की आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे शब्द जो है अंग्रेजी के, उर्दू, फारसी के हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और इन शब्दों को, ये जो देसी और आपके विदेशी शब्द है ना, ये इस तरह से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं कि अब हम बिल्कुल भी इन शब्दों को, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, जैसे अखबार, दरवाजा, ये क्या है, सब उर्दू के शब्द हैं। ऐसे हम कहते हैं ग्लास, एक गिलास पानी देना, अब गिलास शब्द क्या है, वो अंग्रेजी का शब्द है। एक बोतल पानी देना, बोतल क्या है, बॉटल, ठीक है, वो हमने अपनी लैंग्वेज में उसको बना लिया, लेकिन वो शब्द क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से इतने ज्यादा अच्छी तरह से ये सारे शब्द जो है घुल मिल गए हैं हिंदी में, तो हमें लगता ही नहीं कि ये देसी शब्द है या आपका ये विदेशी शब्द है। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैं इसको यहाँ पर फिर से आपको वहीं पर करवाऊंगी अच्छे से। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हमने पर्यायवाची जो शब्द है उनको हमने यहाँ पर पढ़ा, और इसमें हमने विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके बाद वाक्यों के अंग, मुहावरे वगैरह। तो अब यहाँ पर जो तत्सम शब्द या तद्भव शब्द है उनको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, इस तरह से जो ये चीजें हैं ये भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये नुक्ता, वर्तनी की अशुद्धियां, ये सारी चीजें आप लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तनी संबंधित जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो वर्णों से संबंधित होते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा था, और पर्यायवाची शब्दों के बाद हमने यहाँ पर विलोम शब्दों के बारे में भी जाना था कि विलोम शब्द होते क्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ढेर सारे यहाँ पर लास्ट सेशन में विलोम शब्दों को पढ़ा था, और उसके बाद मैंने आपको पर्यायवाची शब्द भी बताए थे, विलोम शब्द भी बताए थे। और अब जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हमने एकार्थी शब्द बताया ना कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो इसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपका एक टॉपिक होता है। ठीक है ना, जैसे क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब आप क्या करते हैं, एक वाक्यांश में या एक जो वाक्य होता है उसको आप एक शब्द के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका इसमें आता है। और अनेकार्थी शब्द, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी हम पढ़ेंगे। अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। लास्ट सेशन में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी इसमें। तो अनेकार्थी शब्दों को यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद हम तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। तो देखिए, अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, अनेक अर्थ जिसके होते हैं। अनेकार्थी यानी कि जिसके अनेक यानी कि एक से अधिक अर्थ जिसके होते हैं उसको हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, एक से अधिक। अब देखिए, यहाँ पर शब्द है अक्षर। शब्द क्या है, अक्षर। अक्षर का क्या अर्थ होता है, अक्षर का जो आप मेन अर्थ जो जानते हैं मुख्य रूप से, वो आप जानते हैं वर्ण। ठीक है ना, हम कहते हैं ना अक्षर लिखना, तो अक्षर का जो एक मेन आप लोग जो मीनिंग जानते हैं वो होता है वर्ण। उसके अलावा होता है न नष्ट होने वाला, जो कभी न नष्ट हो, उसको भी क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर। अंबर का क्या अनेकार्थी शब्द हो सकता है, अंबर के क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, क्या मीनिंग हो सकते हैं अंबर के, कौन कौन से मीनिंग हो सकते हैं। जीआईसी अजबपुर, क्या आप सुन पा रहे हैं बच्चा, जीआईसी अजबपुर सुन पा रहे हैं आप, हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, जीआईसी अजबपुर। कोई भी एक बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे हैं आप? नो मैम, 8th क्लास की। 8th क्लास के, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि 8th क्लास में भी व्याकरण तो हमेशा जो है सेम होती है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि क्लास 6 हो चाहे क्लास 12 हो, अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं
तो फिर हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी क्लास बैठी है, व्याकरण चाहे अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हो या हिंदी में हम पढ़ रहे हो, तो वो सेम होती है सबकी। तो हमने यहाँ पर शब्द भेद बताए हैं, शब्दों के भेद हम पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है, जिसमें हमने कहा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो है लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। अनेकार्थी यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, अक्षर। अक्षर शब्द का अर्थ होता है न नष्ट होने वाला, या ईश्वर, या वर्ण। तो इसी तरह से अगला शब्द है हमारा अंबर। तो क्या आप बताएंगे बच्चा, अंबर शब्द का क्या क्या अर्थ होता है? यस मैम। अंबर शब्द का अर्थ, मैम आसमान। आसमान। वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो आसमान हो गया, और क्योंकि ये अनेकार्थी शब्द हम पढ़ रहे हैं, आकाश। एक से आकाश। नहीं, मैम वो आकाश। वो एक ही हो जाएगा बच्चे। आसमान, मैम गगन। आकाश, वो फिर पर्यायवाची में आ जाएगा। मैं मीनिंग पूछ रही हूँ, वो तो पर्यायवाची हो जाएगा ना, वो तो सारे शब्द वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपने कहा आकाश, अंबर, गगन, नभ, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। हमें पर्यायवाची शब्द नहीं लिखने हैं, यही मैं यहाँ पर आपको कह रही हूँ। अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थ, पर्यायवाची नहीं बताने हैं, एक से अधिक अर्थ। अंबर शब्द का प्रयोग हम और किस चीज के लिए करते हैं? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बैठ जाइए, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, और बाकी सारे बच्चे भी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा अक्षर, तो अक्षर का अर्थ होता है कि कभी न नष्ट होने वाला, दूसरा शब्द अर्थ होता है ईश्वर, और तीसरा अर्थ होता है वर्ण। इसी तरह से अंबर जो शब्द है उसका एक अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है ना। आपने सुना होगा पीतांबर, श्री कृष्ण क्या धारण करते हैं? पीतांबर धारण करते हैं, यानी कि पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीतांबर पहने हुए। कहते हैं ना हम कि श्री कृष्ण ने क्या धारण किया हुआ है? पीतांबर धारण किया हुआ है, यानी कि पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। आकाश, ये मीनिंग आपने बताया, और कपास। इसी तरह से अर्थ, अर्थ का जो है एक मीनिंग होता है उद्देश्य, या एक मीनिंग होता है मतलब। जैसे हम कहते हैं इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और एक अर्थ होता है धन, ठीक है ना। एक अर्थ क्या होता है? धन। और एक अर्थ होता है उद्देश्य। इसी तरह से अली, अली शब्द का अर्थ होता है भौरा, सखी, कोयल, ठीक है। अली, अली यानी कि सखी को कहा जाता है, सहेली जो होती है उसको अली भी कहा जाता है, भौरे को भी कहा जाता है, और कोयल को कहा जाता है। अंक, अंक शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? अभी ये तो बहुत इजी है। अंक शब्द का अर्थ कौन बताएगा मुझे? अंक, अंक का अर्थ, कोई एक अर्थ। अंक, मैथ्स में पढ़ते हैं ना अंकों को। यस, अंक, गणना का अंक। यस मैम। एक, है ना। चलिए कोई नहीं, बताइए बताइए। और गोद, और मध्य, उसके बाद आम। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। आम शब्द का अर्थ कौन बताएगा? फटाफट कीजिए। जीआईसी अजबपुर, अगर साइड में बच्चे बैठे हैं ना तो वो पीछे आ जाइए। जीआईसी अजबपुर में अगर Yes, ma'am. साइड में कोई बच्चा बैठा है तो पीछे आ जाइए। यस, आम शब्द का अर्थ। बच्चे आप लोग क्लास में बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। आम शब्द का अर्थ,
मैम मैम किसी मैम मैम कोई वस्तु खाने की, मैम कोई चीज खाने हाँ, की, मैम खाने की चीज। नहीं बच्चे, खाने की चीज नहीं, सीधे सीधे एक हो गया फल, ठीक है ना। एक तो हो गया फल। फल, आम एक फल होता है, पता है आप सभी को, है ना। एक फल का नाम आम है। और दूसरा, हम कहते हैं ना ये आम आदमी है। आम आदमी यानी कि सामान्य, कहते हैं ना आम आदमी। यस मैम। एक फल हो गया, सामान्य और मामूली, और ये कहते हैं ना आम बात है ये तो, ठीक है ना। कैसे प्रयोग करते हैं, अरे ये तो बहुत आम बात है। आम यानी कि मामूली सी, आम बात यानी कि आम आदमी यानी कि सामान्य, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य लोग है, सामान्य जन। और तीसरा, आम एक फल के रूप में, ठीक है। तीन मीनिंग निकले ना यहाँ पर आम शब्द के। यस मैम। यानी कि जिसके एक से अधिक मीनिंग निकलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। हाँ। अब देखिए जो उत्तर, उत्तर क्या है, क्या होता है उत्तर का मीनिंग। मैम मैम उत्तर का मीनिंग जवाब। हाँ, एक तो मैम बिल्कुल सही कहा आपने, मैम किसी जवाब। चीज का जवाब। वेरी गुड, जवाब। जब आप कोई प्रश्न कोई आपसे करता है तो आप क्या देते हैं, उसका जवाब देते हैं, और उत्तर देते हैं। और मैम दिशाएं, मैम उत्तर वेरी दिशा। गुड, मैम वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उत्तर एक तो हो यस गया मैम। जवाब, आंसर जो हम देते हैं, ठीक है ना, जवाब देना। और एक होता है एक दिशा, और एक होता है दिशा। बाद का, बाद का, ठीक है। एक यस होता है मैम। जैसे हम कहते हैं पूर्व पद यानी कि पहला, उत्तर पद यानी कि बाद का, ठीक है। तो एक हो गया जवाब, यानी कि आप किसी कोई आपसे प्रश्न करता है तो आप उसका उत्तर देते हैं यानी कि जवाब देते हैं। एक हो गई दिशा और एक होगी बाद का यानी कि उत्तर पद। यस मैम। चलिए, कनक शब्द का अर्थ, कनक शब्द का अर्थ कौन बताएगा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। सुना है आपने दोहा। कनक शब्द का मीनिंग कौन बताएगा। अभी क्लास में किसी और बच्चे को माइक दीजिए। कनक, कनक का अर्थ होता है एक तो सोना, एक होता है धतूरा, और एक होता है गेहूं, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। कर, कर का क्या मीनिंग होता है। कर, कौन बताएगा, फटाफट हैंड रेस करेंगे। कर का क्या मीनिंग होता है। बहुत सारे शब्द सुने होंगे ना आपने, जैसे कर कमल, आय कर, इस तरह के शब्द सुने हैं आप लोगों ने। कर का अर्थ होता है हाथ, या किरण, या हाथी की सूंड, या टैक्स, आयकर कहते हैं ना। और कल, कल का क्या अर्थ होता है, कोई भी मशीन, कहते हैं ना कल पुर्जे, कल पुर्जे मशीन। चैन यानी कि आराम से बीता हुआ कल, उसको भी कल कहा जाता है। काल, काल का मीनिंग क्या होता है। काल का मीनिंग होता है समय, कहते हैं, मैंने बताया था ना, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, जो कार्य के समय को बताता है। जीआईसी दरमियान में कोई भी बच्चा आज ध्यान से नहीं सुन रहा है, और ना ही आंसर। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, और तब तक आप आंसर नहीं करेंगे। लास्ट सेशन में आप लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे थे जीआईसी दरमियान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएंगे जीआईसी दरमियान। देखा, सिर्फ कुछ ही बच्चों को आवाज आ रही, पीछे के बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया पीछे के बच्चों ने, क्योंकि वो पूरा खेल रहे हैं आराम से आपस में। जीआईसी दरमियान, मेरी आवाज आ रही बच्चे, अभी आई सभी को, वेरी गुड। और आप लोग इस तरह से, मैं देख रही हूँ काफी स्पेस है आपकी क्लास में, लेकिन आप फिर भी झुंड बना के बैठे हैं, क्योंकि आपको खेलना है। आप जैसे बैठे हैं ना, अगर आप इस तरह से पंक्ति बनाकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी क्लास। और दूसरा कि आप इस तरह से खेल नहीं पाएंगे फिर। कोई पीछे मुंह करके बैठा है, कोई आगे मुंह करके बैठा है, देखिए कितना स्पेस है। आप ये सामने फ्रंट वाली चेयर को साइड करके बिल्कुल इस तरह से रो बनाकर बैठ सकते हैं।
एक के पीछे एक रो बनाकर बैठ सकते हैं, आराम से पंक्तिबद्ध होकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल आपने भीड़ जमा की है और पीछे आराम से बस खेल हो रहा है। चलिए, और साइड में जो बच्चे किनारे पे झुंड बनाकर बैठे हुए हैं वो भी ढंग से बैठ जाइए। कोने पर जो बच्चे झुंड बनाकर बैठे हैं वो भी अच्छे से बैठ जाइए। और देखिए, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको सारे लोग देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं, बाकी बच्चे भी देख रहे हैं। अभी ध्यान देंगे क्लास में। काल, काल का अर्थ होता है समय और दूसरा होता है मृत्यु। ठीक है ना। कक्षा, कक्षा का क्या मीनिंग होता है? एक होता है छात्रों का समूह। ठीक है, जैसे आपकी कक्षा, उसको कहते हैं ना हम, जब छात्रों का समूह होता है उसको हम कहते हैं कक्षा। ठीक है, उसके बाद आता है परिधि, अपनी कक्षा में घूम रही है। ठीक है, यानी कि परिधि। और समूह, ग्रुप को भी कक्षा कहा जाता है। उसके बाद है अगला शब्द कुल। कुल का क्या अर्थ होता है? कुल का अर्थ होता है एक टोटल। ठीक है, यानी कि सब, हम कहते हैं ना कुल मिलाकर, यानी कि सब, टोटल। दूसरा होता है आपका वंश, कुल खानदान। सुना होगा ना आपने शब्द, कहते हैं हमारा कुल, हमारा वंश, ये हमारे कुल का दीपक है, ये हमारे वंश को, वंश का है। उसके बाद अगला शब्द है गुरु। ठीक है, गुरु के क्या क्या अर्थ होते हैं? गुरु का अर्थ होता है, एक तो होता है शिक्षक, ये तो सभी को पता है। दूसरा होता है महान, तीसरा होता है बड़ा। ठीक है, घट, घट का एक अर्थ आप सभी को पता है, घड़ा। ठीक है, बिल्कुल आपको एक अर्थ तो लगभग सभी को पता होता है। दूसरा होता है शरीर, तीसरा है हृदय। धन, धन का एक अर्थ तो सभी को पता है, वो क्या होता है? पैसा। ठीक है, घन, सॉरी घन है ये, घन, जिसका एक अर्थ सभी को पता है, बादल। और एक होता है घन, जो हथौड़ा होता है ना उसको भी घन कहा जाता है, जो काफी आगे से मोटा सा होता है और पीछे डंडी होती है और उससे कोई भी चीज को पीटा जाता है, घन। और अधिक बड़ा, घना, कहते हैं ना बहुत घना है, घन है, सघन। ठीक है, तो ये है घन। उसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ठाकुर। तो ठाकुर हम क्या, देवता को भी कहते हैं, स्वामी को भी कहते हैं, और क्षत्रिय जो लोग होते हैं उनको भी कहते हैं। तार, तार का क्या मीनिंग होता है? उद्धार, लोहे की चाशनी और चाशनी का एक तार, एक तार की चाशनी कहते हैं ना उसको। दंड, दंड क्या होता है? किसी को एक तरह से, एक तो होता है डंडा, ठीक है, एक होता है दंड देना, सजा देना। ठीक है, व्यायाम करते वक्त भी दंड लगाए जाते हैं। और एक होता है डंठल, उसको भी दंड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से दक्षिण, दक्षिण क्या है? दक्षिण भी एक दिशा है सबसे पहले, और दाहिना और अनुकूल को भी दक्षिण कहा जाता है। इसी तरह से द्विज, द्विज के भी बहुत सारे मीनिंग हैं। द्विज का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है ब्राह्मण, और दूसरा मीनिंग होता है आपका दांत, और तीसरा मीनिंग होता है आपका पक्ष, पक्षी। नाग, नाग के भी सांप, हाथी। निशान, निशान का अर्थ होता है चिन्ह, ध्वज या डंका। पतंग का क्या मीनिंग होता है? सूर्य, कीड़ा, कनकौआ। कीट पतंग शब्द सुना होगा ना, कीट पतंग, पतंग यानी कि कोई भी कीड़ा या कनकौआ, और सूर्य को भी कहा जाता है। पत्र, पत्र का अर्थ होता है, एक तो होता है लेटर यानी कि चिट्ठी, और एक होता है पत्ता। ठीक है, इसी तरह से पद, पद यानी कि चरणों को भी पद कहा जाता है, शब्द को भी पद कहा जाता है। ओहदा यानी कि जो लेवल होता है स्टेटस की, वो क्या है, वो भी एक पद होता है। और कविता में भी पद होते हैं, काव्यांश होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम? अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी आपने पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी नहीं मरता
उसको क्या कहा जाता है? अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहा जाता है? अजर। जो मांस खाता हो उसे क्या कहा जाता है? मांसाहारी। जो शाक भाजी खाता हो उसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी। जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहा जाता है? आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व। जैसे हम कोई चीज, किसी चीज की तारीफ करते हैं ना, तो वाह, अभूतपूर्व, यानी कि इससे पहले हमने इतना सुंदर या ऐसा चीज हमने कभी नहीं देखा, तो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। तारीफ करते वक्त कहते हैं वाह, अभूतपूर्व, यानी कि इससे पहले हमने जिसे कभी ना देखा हो। जो पहले भी हुआ हो उसको कहते हैं भूतपूर्व। जैसे कहते हैं ना भूतपूर्व, कोई भी पद, किसी भी पद का नाम ले तो ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ये पहले बने हुए हैं। ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अज्ञात शत्रु। स्वयं पैदा होने वाला, स्वयंभू। जो शत्रुओं का नाश करता हो, शत्रुघ्न। जो सब कुछ जानता हो, जिसको सब कुछ पता होता है, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जो थोड़ा सा जानता हो, थोड़े का मतलब होता है अल्प, तो उसको कहेंगे अल्पज्ञ। ठीक है ना। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो थोड़ा सा जानता हो, अल्पज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। अगर अधिक वर्षा हो तो बहुवृष्टि, कम वर्षा हो तो अल्प वृष्टि, जब वर्षा ना हो अनावृष्टि। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरह की चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कई बार होता है कि आप कहीं पर वाक्य कुछ लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा वर्ड लिखें, उसी को छोटे रूप में जब आप लिखते हैं, यानी कि इससे क्या होता है, आपकी भाषा का इफेक्ट पड़ता है लोगों पर, आपकी भाषा प्रभावी बनती है, प्रभावशाली बनती है जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे नीचे की ओर आना, जब नीचे की ओर आया जाता है तो उसको कहते हैं निम्नगामी। ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्वगामी। घास काटने वाला, घसियारा। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। जानने की इच्छा जिसके अंदर हो, यानी कि जो बहुत सारे प्रश्न करता है, कहते हैं ना कि ये बहुत जिज्ञासु है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, हम कहते हैं ये बहुत विश्वसनीय है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। जो बहुत बोलता हो, कहते हैं अरे बाप रे कितना बोलता है, होता है ना क्लास में कुछ बच्चे, उनको कहते हैं वाचाल। ठीक है। जो 15 दिनों में होता है उसको कहते हैं पाक्षिक। जैसे 15 दिनों का पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक होता है जिसमें आपका चंद्रमा जो है बिल्कुल धीरे 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 घटता जाता है और लास्ट में गायब हो जाता है, उसको कहते हैं अमावस्या आ गई। फिर धीरे धीरे आता है आपका शुक्ल पक्ष और धीरे 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 चंद्रमा बढ़ता जाता है और लास्ट में पूर्णमासी का दिन आता है। तो 15-15 दिनों का समय पाक्षिक पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान। उपकार न मानने वाला, कृतघ्न। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। हम आपके कृतज्ञ हैं, कहा जाता है ना कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, आपके उपकार का हम कृतज्ञ हैं, आपके उपकार का। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अब कौन बताएगा जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अचानक से घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अरे आज तो अतिथि आए हैं हमारे घर में। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास। जब आप किसी पर बिना सोचे विचारे विश्वास करते हैं तो वो क्या होता है? अंधविश्वास होता है। कई बार हम क्या करते हैं, चीजों को बिना विचारे फॉलो करते हैं और हमें उसका मतलब मेन उसका उद्देश्य पता नहीं होता है कि इसका क्या होने वाला है आगे, तो हम उसको
फॉलो करते जाते हैं तो उसको कहा जाता है अंधविश्वास। कहते हैं ना कि ये उस पर अंधविश्वास करता है। ये कुछ लोग होते हैं अंधविश्वासी, जो सुनी सुनाई बातों पर, कुछ पता नहीं होता लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते चले जाते हैं, अंधविश्वास। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह। जो ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त। जो सबको एक सा देखने वाला, समदर्शी। जिसका आकार हो साकार, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। कहते हैं ना कि आज हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, सदाचारी। वो बच्चा तो बहुत ज्यादा सदाचारी है, बहुत अच्छा सदाचार है। काम से जी चुराने वाला, जो इंसान काम करना नहीं चाहता, हर बार टाल मटोली करता है, उसको क्या कहते हैं, कामचोर। जो कम खाता हो, जो कम खाता है उसको क्या कहते हैं, अल्पहारी। इस लोक में जो ना हो, अलौकिक। तो यहाँ इसको भी हम किसी की तारीफ करनी हो ना, किसी चीज की जो हमने पहली बार देखा हो, तो कहते वाह, अलौकिक। अलौकिक सौंदर्य, ऐसी सुंदरता जो इस लोक में तो नहीं हो सकती, जिसे कहा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। जहां जाना संभव ना हो, जहां जाना आसान हो, उसे कहते हैं सुगम। और जहां जाना आसान ना हो, उसे कहते हैं दुर्गम। तो इस तरह से आगे भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विराम चिन्ह है, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ना है क्योंकि विराम चिन्ह हमारा एक बिल्कुल अलग ही टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द, जिनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले सेशन में। और आज जो कुछ भी पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। और आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट हो अभी तक जो हमने पढ़ा है वर्ण विचार और शब्द विचार में, नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।